नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आदि काल को वीर गाथा काल मानने का कारण यानी आदि काल को वीर गाथा काल क्यों माना जाता है, इसका कारण आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आदि काल को वीर गाथा काल मानने का कारण स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं। तो चलो फिर हम उत्तर इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। देखो, उत्तर में लिख देंगे आदि काल को वीर गाथा काल मानने का कारण या आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं। तो देखो, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों में कविता की जो विशेषता प्रमुख है उसी के आधार पर उस काल का नामकरण किया गया है, इतनी बात तो स्पष्ट है। देखो, हिंदी साहित्य के विभिन्न काल खंडों में कविता की जो विशेषता प्रमुख होती है उसी के आधार पर उस काल का नामकरण कर दिया जाता है। ये तो बात कैसी बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। फिर आगे, वैसे भक्ति काल वाली रचनाओं की प्रधानता के कारण भक्ति काल, रीत परक रचनाओं की अधिकता के कारण रीत काल नाम दिया गया। यानी जिन रचनाओं में भक्ति की प्रधानता अधिक दिखाई दी तो उसे भक्ति काल रख दिया गया। जहाँ पर रीति यानी परंपराओं का निर्वहन किया गया वहाँ पर रीत काल नाम दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार से आदि काल में वीर गाथाओं वाली रचनाओं की प्रधानता रही। यानी जो आदि काल की रचनाएं उस काल की रचनाओं में वीर गाथाओं की रचनाओं की प्रधानता रही, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। देखो, क्लियर हो गया कि आदि काल की अधिकांश रचनाओं में वीर गाथाएं अधिक लिखी गई, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। शुक्ल जी ने इस काल के 12 प्रमुख ग्रंथों का चित्रण किया है और उन्हीं को आधार मानकर क्या किया है, इन्होंने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा, जो इस प्रकार है। यानी उन्होंने जिन रचनाओं के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल कहा है उन 12 ग्रंथों के नाम हम यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। पहला है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्त पताका। उक्त 4 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखे गए, यानी ये भी हिंदी का ही रूप है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा कोई दूसरी भाषा नहीं, यानी प्राचीन हिंदी थी उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं। तो ये 4 ग्रंथ थे अपभ्रंश भाषा में। ठीक, और उसके बाद बाकी 9 और देख लेते हैं। 5वां या खुमान रासो, 6वां बीसलदेव रासो, 7वां पृथ्वीराज रासो, 8वां जय चंद्र प्रकाश, 9वां जय मयंक जस चंद्र का और 10वां दिया है इसमें परमाल रासो। फिर 11वां दिया आपका खुसरो की पहलियाँ, 12वां विद्यापति पदावली। तो ये हो गए 12। अब ये जो बाद के 9 ग्रंथ हैं का उक्त 9 ग्रंथ देश भाषा यानी देश की प्रचलित भाषा में लिखे गए। उस समय जो प्रचलित भाषा थी उसी भाषा में लिखे गए। ठीक है, अब तो ये 4 और 9 का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में अंतर क्या, अलग अलग भाषा में बस ले गए। इनमें से खुसरो की पहलियाँ, बीसलदेव रासो और विद्यापति पदावली 3 ग्रंथों को छोड़कर बचे शेष 9 ग्रंथों में वीर गाथाएं। यानी जो बीसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहलियाँ, इनमें वीर गाथाएं नहीं लिखी गई हैं। अब इसमें कहीं कहीं मिले होंगे कुछ लाइनें, उसके आधार पर इन्होंने 3 को जोड़ दिया। बाकी सब जो 9 रचनाएं हैं उनमें वीर गाथाएं लिखी गई, उन्हीं के आधार पर प्रमाण मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय की कविताओं में वीर गाथा की अधिकता वाली विशेषताओं के कारण ही आदि काल का वीर गाथा काल नाम दिया। यानी उन्होंने आदि काल के समय की जितनी कविताएं थी उनमें वीर गाथा की अधिकता थी, यानी वीर गाथाएं अधिक लिखी गई थी कविताओं में। उन्हीं विशेषताओं को आधार मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल नाम रख दिया था, और जो बाद में हिंदी साहित्य में नाम बहुत ही प्रचलित और मान भी हुआ। तो इस प्रकार से ये मैं आपके सामने आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं ये बिंदु लेकर हम आए थे। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आदि काल की विशेषताएं, भक्ति काल की विशेषताएं, रीत काल की विशेषताएं, आधुनिक काल की विशेषताएं, भारतेंद्र द्विवेदी, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, हिंदी और नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जितनी भी विधाएं सबकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहां आप जाकर उन्हें भी बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।